बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉकेट 7 के साथ मैं हूँ एहतसास तकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले जिक्र करेंगे कि गुज़िश्ता रोज़ जो ख्वाजा आसिफ की गिरफ़्तारी हुई और आज उनको नैब अदालत में पेश किया गया और राहदारी रिमांड उनका मंजूर हुआ है और लाहौर शिफ्टिंग के हवाले से भी बात हुई है, तो इस हवाले से ओवरऑल गुफ्तगू करेंगे। उनकी गिरफ्तारी को लेकर क्या मामलात सामने आए हैं और उसका सियासी तौर पर क्या इम्प्लीकेशंस हैं। इसके साथ साथ मरियम नवाज साहबा ने आज वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया है और उनका ये कहना था कि वज़ीर आज़म सिलेक्टेड तो है ही लेकिन अब रिजेक्टेड भी होगा। और इसके साथ साथ उन्होंने एक मरतबा फिर उस केस का हवाला दिया जो उनके वालिद के हवाले से है कि पनामा से सिर्फ इकामा निकला और इसके साथ साथ कश्मीर का मुकदमा भी मौजूदा हुकूमत बुरी तरह से हारी है। ये उनका खिताब था, उनके बयानात हैं, इस पर भी जिक्र करेंगे। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब और बाबर अवान साहब ने भी एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने भी कुछ बयानात दिए हैं, कुछ इकामा के हवाले से टेक्निकलिटीज़ जो उनके जहन में है उसका भी जिक्र किया गया, उसका भी हम आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। और सबसे अहम मामला जनूबी पंजाब या सराइकी इलाके के हवाले से एक अहम शाहरा है जिसे मुल्तान में वाली रोड या MM रोड के नाम से याद किया जाता है। उसका केस एक देरीना मुतालबा है वहाँ की आवाम का, जिसमें तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि अक्सरियती जनूबी पंजाब का इलाका इस एक रोड से जुड़ा हुआ है, मगर उसकी खस्ता हाली की वजह से आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई, उसका भी जिक्र करेंगे। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो ख्वाजा आसिफ को गिरफ़्तार कर लिया गया, ज़ाहिर है वही नैब के केसेस हैं, उसी नौयत की गिरफ़्तारी है, उसी नौयत के रिमांड जो हैं वो दिए जा रहे हैं। और उन्होंने भी गुफ्तगू की है कि उन्होंने चूँकि मुखालफत नहीं की, मरियम साहबा ने गुज़िश्ता रोज़ भी ये बात की कि उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए की मुखालफत नहीं की, उनको मजबूर किया गया, अगर वो मुखालफत करते तो उनको रिलीफ मिल जाता। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब की ग़ालिबन 71 साल उम्र हो गई है और बहुत तवील टाइम उन्होंने गुजारा है मियाँ नवाज शरीफ के साथ। वो मियाँ नवाज शरीफ के साथ कहीं पढ़ते भी नहीं हैं, तो अब उनको ये कहना कि जी आप नवाज शरीफ को छोड़ दें मुमकिन नहीं। और ये मैं आपको अर्ज़ करूं कि मुस्लिम लीग नून में ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है, वरना पंजाब में तो ऐसा होता रहा है कि एक अगर पार्टी पर दबाव आया या कोई ज़रा सा, आपको माजी में आपको पता है कि ज़रा सा दबाव आया था तो मुस्लिम लीग नून जो है वो मुस्लिम लीग काफ में तब्दील हो गई थी। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि मुस्लिम लीग नून के लोग नहीं टूटे, बहुत कोशिश की गई। आपको याद होगा शेख रशीद साहब जो हैं वो सियासी नजूमी तो हैं ना, वो वज़ीर दाखिला के साथ साथ आजकल सियासी नजूमी भी हैं, और वो कहते थे कि नून में शीन है और शीन में मीम बन रही है और मीम में काफ बन रही है और पता नहीं कौन कौन सी दास्तानें सुनाते थे, कुछ नहीं बन सका, लोग खड़े रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि नैब का जो इदारा है वो उसको जिन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ये कोई अच्छी बात नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जनाब आसफ सईद खोसा साहब ने ये बात कही थी कि नैब को हम बतौर इदारा ये समझते हैं कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप ये कहें कि नवाज शरीफ के साथियों को आप इस तरह तोड़ लेंगे तो वो मुमकिन नहीं है, और अगर आप ऐसी कोई कोशिश करेंगे भी सही, जो हो सकता है कमज़ोर दिल हजरात तो शायद चले जाएं, लेकिन ये जो बड़े लोग हैं जो मियाँ नवाज शरीफ के साथ फ्रंट फुट पे खड़े हुए हैं, ख्वाजा आसिफ है, राना सनाउल्लाह साहब हैं, इवन जो है अपना उस्मा बुखारी हैं, इनको मुश्किल है। अब वो ये नहीं जाएंगे जेलें, अब इनके लिए कोई मसला नहीं रहा। ऐसे ऐसे लोग, मतलब ख़ुद मरियम नवाज साहबा के बारे में ये कहा जाता था जी वो कभी जेल नहीं गई थी, और वो पहली दफ़ा आई और सीधा जेल चली गई, और जेल में उन्होंने कहा, ये जेल गए तो जेल के ज़राए ने मुझे बताया ना, उन्होंने कहा कि उन्होंने B क्लास लेने से भी इनकार कर दिया, वरना लोग ख्वाहिश करते हैं जेल में B, उन्होंने कहा मैं आम लोगों के साथ रहूँगी। और मियाँ नवाज शरीफ जेल में रहे, तो मैं ये समझता हूँ कि अब कोई और मामला होना चाहिए। ये जेलों का खौफ, नैब का खौफ हट के कोई और चीज़ें करनी चाहिए, इससे मामला बिगड़ेंगे। मैं आपको अर्ज़ करूँ, दो चीज़ें हुकूमत के कभी हक़ में नहीं जाती, एक गद्दारी के मुकदमात लोगों पे आप करते हैं और दूसरे इस किस्म के दबाव। ये आखिर में जो आखिरी तज्जिया है उसमें ये साबित होता है कि नुकसान जो है वो हुकूमत का होता है। तो मैं समझता हूँ कि कोई और रास्ता निकाला जाए, ऐसे ना किया जाए कि अब मेरे इल्म में है कि कुछ और भी मुस्लिम लीगी जो है वो गिरफ़्तार होने वाले हैं। अभी मैं मतलब मुझे नैब ज़राए ने ये बताया, उनका नाम अभी ऑन एयर मैं कहना नहीं चाहता, तो वो भी सुना है कि कुछ अगले 2-4 हफ्तों में जो है वो गिरफ़्तार हो जाएंगे। अब लोगों को इस तरह गिरफ़्तार करने की बजाय बैठ के बातचीत की जाए, एक कौमी डायलॉग किया जाए, मुज़ाकरात किए जाएँ ताकि मामलात आगे बढ़ें। अच्छा, अब इसमें तरीन साहब ये जो शीन निकालने की कोशिश थी, आप समझते हैं ये तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत की ये कोशिश है और उसमें मुस्लिम लीग नून को तोड़कर उसमें से शीन को निकाला जाए, जो शेख रशीद साहब बार बार कहते थे इस नौयत की गिरफ्तारियां जिसमें मियाँ नवाज शरीफ के साथ ही टारगेट पे हैं, आप ये देखिए। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि अब मुमकिन नहीं रहा, ये सारे लोग बेशक चले भी जाएँ,
मैं आज आपको एक और बात बता दूँ, ये सारे लोग चले जाएँ, जितनी टॉप लीडरशिप इस वक्त मरीम साहिबा के साथ खड़ी है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में न कि साहब मुस्लिम लीग वही होगी जिसकी सरबराही मोहतरमा मरीम नवाज़ करेंगे या मियाँ नवाज़ शरीफ करेंगे। उसके अलावा ये जितने मुस्लिम लीगियाँ ये हैं ना, बहुत सारी, 1 दर्जन के करीब है ना, तो वो उनकी क्या हैसियत है। तो मैं ये समझता हूँ कि आखिरी वक्त में जो मुस्लिम लीग होगी वो वही होगी जिसकी सरबराही मियाँ नवाज़ शरीफ या मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा करें। चलिए, मरीम नवाज़ साहिबा का आपने जिक्र किया, आज उन्होंने ख़िताब किया, बहुत सी बातें की, लेकिन मैं एक सवाल उस ख़िताब से आपके सामने रखना चाहता हूँ। बड़े अरसे बाद उन्होंने ये पनामा और इकामा की इस्तिलाहात एक अरसे में तो रही हैं जब गिरफ्तारी हुई थी और ये केस आया था, लेकिन बड़े अरसे बाद मरीम नवाज़ साहिबा के मुँह से ये अल्फाज सामने आ रहे हैं और फिर उसकी आगे से जस्टिफिकेशन भी आ रही है हुकूमती वज़रा की जानिब से। तो ये जो दोबारा से ये इस्तिलाहें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, इससे क्या नतीजा किया जा सकता है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि अपोजिशन का ओवरऑल जो रवैया है वो बड़ा अग्रेसिव हो गया है, और मैंने कल के प्रोग्राम में भी कहा था कि कहीं पसे पर्दा बातचीत हो रही है, और एक अहम सियासी शख्सियत, अभी नाम क्या लेना है, एक अहम सियासी शख्सियत हो सकता है कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कराची से इस्लामाबाद आ जाए, और उनके यहाँ बहुत सारी कुछ मामलात और मीटिंग्स भी हैं। तो ये चीज़ें तो कहीं ना कहीं हो रही हैं, उसीलिए अपोजिशन जो है वो अग्रेसिव हो रही है। आपने देखा होगा मौलाना फजलुर रहमान साहब तो पहले दिन से अग्रेसिव रवैया है उनका, मरीम नवाज़ साहिबा का भी है, लेकिन अब वो और चीज़ें आगे आती जा रही हैं। तो ये मेरे ख्याल में हुकूमत अगर इनको मुज़ाकरात नहीं करेगी, इनको एंगेज नहीं करेगी, आप यकीन मानिएगा एंड ऑफ डे जो इसका रिजल्ट निकलेगा वो हुकूमत नुकसान में रहेगी। ठीक है, अब दूसरी जानिब ज़ाहिर है एक हुकूमती वर्जन भी है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी कोई मुज़ाकरात की और ऐसी सिचुएशन नहीं नज़र आ रही और ना ही कोई खौफ है। नाज़रीन, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अब गुफ्तगू कर रहे हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल में एक मरतबा फिर पनामा और इकामा का जिक्र हो रहा है और उस पर हुकूमती वज़रा जवाब भी दे रहे हैं। सजाद तरीन साहब, आज बाबर अवान साहब ने गुफ्तगू की है और उन्होंने बड़ी वजाहत पेश की है, क्योंकि मरीम नवाज़ साहब ने इकामा का जिक्र किया और उन्होंने कहा ये इकामा पर जो सज़ा दी गई उनके वालिद को वो जायज़ नहीं है। तो आज बाबर अवान साहब उसको जस्टिफाई कर रहे हैं और वो ये फरमा रहे हैं कि जनाब इकामा जो है वो एक रिहायशी इजाज़तनामा होता है, जिस तरह एक मज़दूर जाके वहाँ कमाई करता है, आमदनी अपने घर भेजता है, तो एक मेहनत कश का इकामा होता है और एक सियासी इकामा होता है। तो उस बुनियाद पर यह सज़ा यकीनी तौर पर जायज़ है, अगर नहीं है तो आप कोर्ट में इसको साबित करें। अच्छा, मैं आपको अर्ज़ करूं, ये जो हुकूमत है ना, इस हुकूमत को बहुत सारी चीज़ों का ख्याल देर में आता है। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ जितने वज़ीर और जितने मुशीर हैं, इन सब में से कोई आदमी, कोई शख्सियत अगर ऐसी है जो आइनी और कानूनी मामलात को समझती है, जो पाकिस्तान की सियासत को बहुत बारीक बीनी से समझती है, वो हैं डॉक्टर बाबर अवान साहब। डॉक्टर बाबर अवान साहब आइनी और कानूनी अमूर के माहिर भी हैं, पहले बहुत सारी वजारतों को भी भुगता चुके हैं, उनके वज़ीर रह चुके हैं। डॉक्टर बाबर अवान ऐसे हैं कि जो संजीदा बात करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत को, ये जो इन्होंने बहुत सारे अपने रखे हुए हैं ना ऐसे ही तर्जमान, जो जिनको लेतरे वो कहते हैं अपोजिशन वाले, इनकी बजाय ये जो संजीदा लोग हैं डॉक्टर बाबर अवान जैसे, इनको चाहिए कि अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी है, कोई अगर अपोजिशन के बारे में कोई मौक़िफ़ बयान कराना है, तो डॉक्टर बाबर अवान के ज़रिए कराया जाए। जैसे आज उन्होंने बहुत डिटेल से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये ठीक है कि अपोजिशन का नुक्ता नज़र और होगा, ज़ाहिर है अपोजिशन ने और सियासत करनी है, लेकिन डॉक्टर बाबर अवान ऐसे हैं जो पाकिस्तान के आइन को समझते हैं और पाकिस्तान के कानून को समझते हैं, पाकिस्तान की सियासत को समझते हैं। लॉ मिनिस्टर रहे हैं और बहुत टफ़ टाइम में लॉ मिनिस्टर रहे हैं। फिर वो डॉक्टर बाबर अवान साहब जो हैं, जब सदर आसफ़ अली ज़रदारी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ाए मौत के हवाले से एक रेफरेंस भेजा था कि उनकी फांसी को चैलेंज किया था, तो डॉक्टर बाबर अवान उस वक्त भुट्टो के वकील भी रहे हैं। ये जब इफ्तिखार चौधरी वगैरह के ज़माने की बात कर रहा हूँ, जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे। फिर उस दौरान जो इफ्तिखार चौधरी साहब जो टफ़ टाइम दे रहे थे, उनका जो सामना किया वो डॉक्टर बाबर अवान ने किया। डॉक्टर बाबर अवान पाकिस्तान की सियासत को बहुत बारीक बीनी से समझते हैं, पीपल्स पार्टी में काम कर चुके हैं और मैंने उनको देखा है
कि वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जब पीपल्स पार्टी के अपने वकील जो हैं चौधरी एतजाज़ एहसन जैसे लोग जो हैं इनकी वकालत करना छोड़ गए थे, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वकालत उस वक्त आके डॉक्टर बाबर अवान ने की। ये सारा पस मंज़र मैंने इसलिए बताया कि मैं ये आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस हुकूमत के पास डॉक्टर बाबर अवान जैसे संजीदा लोग मौजूद हैं। अगर उनसे बात कहलवाई जाए तो एक मौसर अंदाज में बात होगी, बजाय इसके कि आप किसी ऐसे आदमी से कराए जाएँ जिसकी ना कोई सियासत में पहचान है, ना सियासत में कोई उसको जानता है, आपने उसको तर्जमान रखा हुआ है और वो आके शुरू हो जाए तो उसकी कोई लोग अहमियत नहीं देते, ना उस बातों को वेटेज देते हैं, ना आम आदमी उसकी बात सुनता है। डॉक्टर बाबर अवान दलील से, आज भी उन्होंने बहुत दलील से बात की और बड़ी मुतअद्दिल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने। तो ये हुकूमत ने एक अच्छा काम किया है कि अपोजिशन के लिए ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए जिनकी बात आम आदमी सुने। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात यह है, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, अगर मरीम नवाज साहबा को एतराज़ है तो कोर्ट है ना, कोर्ट ने सज़ा दी है, किसी हुकूमत ने नहीं दी, पीटीआई ने तो नहीं दी, वो कोर्ट में चले जाएं और जाके अपना वहाँ पर चैलेंज कर दें उस सज़ा को। तो किया हुआ है उन्होंने, अपील तो की हुई है ना, तो उसमें आ जाएगी उसमें, तो ये तो ऐसी कोई बात नहीं है जी। नहीं, लेकिन पनामा और इकामा जो कि वो ये कह रही है, मरियम नवाज साहबा का आपने खिताब सुना है कि पनामा के नाम पर इकामा में सजा दी गई ना। कहा तो ये जाता है कि पनामा केस में उनको सजा हुई है, आम फहम तो ये बात सामने है, तो टेक्निकली फिर हुकूमती सतह पर भी जवाब आया। अब शिबली फराज साहब ये कह रहे हैं कि कल वो सेनेट में उनसे सवालात करेंगे, उम्मीद है कि वो जवाब नहीं दे पाएंगे मगर हम सवाल करेंगे। तो अब हुकूमती वज़रा जिस तरह का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जैसे आपने बड़े अच्छे अंदाज से बाबर अवान साहब का जिक्र किया और आपने कहा उन्होंने बड़ा टेक्निकली और बड़ा मुदल्लिल जवाब दिया है, तो क्या फिर कल मुदल्लिल सवालात भी सामने आएंगे? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि सेनेट में जो है ना, ये जो बात शिबली फराज साहब ने की, अंदाज़ बयां पे बहुत डिपेंड करता है। ये जब इस अंदाज में बात करेंगे और ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि जो ज़ातियात पे बात होगी, तो वो फिर अपोजिशन इसी तरह रिएक्ट करेगी। देखें, बात अगर दलील से करेंगे तो फिर अपोजिशन के पास भी बड़े दानिशवर लोग मौजूद हैं, वो जवाब देंगे। लेकिन अगर आप दलील से बात नहीं करेंगे और आप माहौल को ख़राब करेंगे, जैसे कि वज़रा कर रहे हैं इनके कौमी असम्बली में, आपने देखा है ना पूरे 2.5 सालों में क्या किया इन्होंने। मुराद सईद साहब का आप देख लें, सारा रोल आपके सामने है, बाकी कई वज़रा ऐसे हैं, कई MNAs ऐसे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब मामलात जो हैं वो मुल्क की जो माशी सूरत हाल है उसको देखते हुए और बाकी चीज़ों को देखते हुए मुल्क जो मामलात हैं वो संजीदा लोगों के हाथ में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को देने चाहिए, जैसे मैंने एक जिक्र किया। तो इस तरह की संजीदा सूरत हाल होनी चाहिए, ना कि ये जो कल के नौजवान हैं जो आ गए हैं, पहली दफ़ा आ गए हैं, इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है और इनको ये पता नहीं है कि जो है फ्लोर ऑफ द हाउस पे कौन सी बात करनी है, कौन सी नहीं करनी। इससे फिर मसाइल बढ़ते हैं और मुश्किलात हुकूमत के लिए बढ़ती हैं। तो वो तो तबसरा भी कर रहे हैं ना साथ, वो कहते हैं अपोजिशन का 6 निकाती एजेंडा है और ये अपोजिशन अब एक और प्रोपेगेंडा स्टार्ट करने लगी है इस तरह की, जैसे मैंने इब्तिदा में ये सवाल भी किया था कि कामा और पनामा का जिक्र आ गया, तो वो एक और प्रोपेगेंडे की तरफ अपोजिशन बढ़ रही है। देखें, अपोजिशन जो है नकी साहब वो तो सारी बातें करेगी, लेकिन हुकूमत के एंड पर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत की जो है उसको बड़ा दिल रखना चाहिए। और मैं आज भी फिर ये कहूँगा कि हुकूमत को इस तरह की तनकीद बजाय अपोजिशन पे करने के बजाय अपोजिशन की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए और मुज़ाकरात करने चाहिए, और मुज़ाकरात में जो हुकूमत के संजीदा लोग हैं उनको शामिल करना चाहिए। हुकूमत में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी अपोजिशन वाले बात सुनते हैं, उनको शामिल करना चाहिए और आगे मामलात को चलाना चाहिए। तो आप समझते हैं कि मुज़ाकरात का एक रास्ता है, वो दरवाज़ा खुलना चाहिए। लेकिन आज की आप बाबर अवान साहब की मुदल्लिल गुफ्तगू देखें या आप शिबली फराज साहब की कैजुअल गुफ्तगू, आप बकौल आपके कि वो उस तरह की बात नहीं कर रहे, उनकी वो गुफ्तगू देखें, या शाह महमूद कुरैशी साहब की फटक पर जो बयानात है और उन्होंने कहा है कि नैब तरामी में उस पर नरमी चाहते थे, इस सबसे मुज़ाकरात तो नज़र नहीं आ रहे, बल्कि इनसे बढ़कर खुद वज़ीर आज़म ये बयानात दे चुके हैं। यार जो है ना, अपना हमारा मुल्तानी मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, उनकी जो काबिलियत है ना वो तो कोई इतनी ख़ास नहीं है कि जिनका हम जिक्र करें। उन्होंने फ़ॉरेन महाज पर जो हमारी सफारती पॉलिसी है और जो महाज हैं उस पर उनके दामन में जब ये हम 2020 की कोई दास्तान लिखी जाएगी तो 2020 में उनके मेरे ख़्याल में नाकामियों के अलावा कुछ नहीं है। वो अपनी वजारत में तो कुछ कर नहीं पा रहे, और जब उनको जोश आता है वो अपोजिशन पे चले जाते हैं, अपोजिशन पे वो बात करते हैं। बहुत सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन मालूम नहीं क्यों कि वो बात उस मंतक से कर नहीं पाते जिस तरह उनको करनी चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि अब इस तरह की बातें अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को छोड़ के, ये बड़ी बदकिस्मती है इस हुकूमत की कि जो मवासलात का वज़ीर है वो पॉलिटिक्स पे बात कर रहा है, अपनी वजारत नहीं देख रहा। जो रेलवे का वज़ीर है वो अपनी वो नहीं देख रहा। मैं ये समझता हूँ अब शेख रशीद साहब को ठीक महकमा दे दिया, वजारत दाखिला भी हैं, मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी भी उनके ज़िम्मे रहेगी,
पासपोर्ट भी खत्म करने जा रहे हैं, वो बड़े इकदाम कर रहे हैं। पासपोर्ट भी खत्म कर दें, इससे पहले भी पासपोर्ट इसहाक डार का भी तो खत्म है ना। जी जी। तो क्या होता है, ये नहीं है। मैं समझता हूँ कि चीज़ें आप जितनी इंतहा पर ले जाएंगे, शेख रशीद साहब ने खुद कहा है कि हम नवाज शरीफ को वापस नहीं ला सकते, तो वो तो जाहिर है इस चीज़ का एतराफ़ कर चुके हैं ना कि हमारा कोई बरतानिया के साथ एग्रीमेंट नहीं है। इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं, बिलखुसूस जो अवामी मामलात हैं उसका जिक्र करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इस वक्त एक आम खबर सामने आई है कि मरियम नवाज साहबा जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर पहुंच चुकी हैं। और आपको बताते चलें कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरियम औरंगजेब भी उनके हमरा हैं। मौलाना असद महमूद ने मरियम नवाज का इस्तकबाल किया है और मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज की मुलाकात भी शुरू हो चुकी है। परवेज़ रशीद और खुर्रम दस्तगीर भी लीगी वफ्द में शामिल हैं। सजाद तरीन साहब, हमने चूँकि वो MM रोड का इशू करना है, लेकिन इस पर चूँकि अभी ये ब्रेकिंग आई है, कमेंट कर। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अहम मुलाकात है और आज ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी के हवाले से, सेनेट इंतखाबात के हवाले से बड़ी अहम चीज़ें होंगी। फिर आगे PDM का जो सरबराही इजलास 2 दिन बाद होने वाला है, उस हवाले से बड़े अहम इश्यूज जो हैं वो डिस्कस होंगे। चलें, इसके साथ साथ हम बात करेंगे, जैसे ब्रेक से पहले भी हमने बात की, यात्री से आपके भी इल्म है, और वो है MM रोड यानी मुल्तान मियाँ वाली रोड, जो कि जनूबी पंजाब के सराइकी खित्ते के तमाम तकरीबन हम कह सकते हैं यानी अक्सरियती जो इलाका है उसको टच करता है। उनका रोज़गार उससे वाबस्ता है, उसके मसाइल और वसाइल उससे वाबस्ता हैं। एक तो वो दो रोया नहीं है और उसके साथ साथ वो टूट फूट का शिकार है। वहाँ के लोग मुसलसल कई सालों से सरापा एहतजाज हैं। इस हवाले से एक पैकेज भी हमारे पास मौजूद है, वो आपको दिखाते हैं कि इस रोड की क्या सूरत हाल है और फिर इस पर गुफ्तगू करते हैं। ये भक्कर लैया रोड है जो अपनी तबाह हाली पर नूहा कना है। भक्कर को लैया, डेरा गाजी खान और फिर सूबा सिंध से मिलाने वाली ये कौमी शाहरा अपनी खस्ता हाली के बायस शदीद टूट फूट का शिकार है। क्या क्या के अपने सियासियों को भी थक गए हैं, तंग आ गए हैं। ये हालत ऐसी, हमारी गाड़ी बर्बाद हो गई हैं। इधर जाते हैं सारा रोड टूटा हुआ है, 17 अड्डे चौक आज़म की तरफ जाते हैं, वो सारा रोड टूटा हुआ है। अवाम की चीखों पुकार पर मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली आए दिन इसकी तामीर के बुलंदो बांग दावे करते हैं, लेकिन अमली तौर पर अभी तक कुछ नहीं हो सका। मैंने MP सारे खावण वाले आते, मन कोई बनावण वाला नहीं आंदा पिया। टायर पंचर थी, रक्शे कल्टी थी वेंदन, कार आंदे मसला बनता, ट्रक भी तकरीबन एक दो कल्टी थी है। इस पर मजीद ये कि भक्कर और लैया की ज़िले इंतजामिया भी खाबे खरगोश के मजे ले रही है। उनको अवाम के कर्बो अजियत और मसाइल से कोई सरोकार नहीं। ये रोड की बहुत ही खस्ता हालत है। यहाँ पे अवाम को बहुत से मसाइल दरपेश हैं। हुकूमत से अपील है कि जल्द अज जल्द इस रोड की मुरम्मत की जाए। रोड की खस्ता हाली और सीवरेज निज़ाम ना होने की वजह से ये रोड मुतअद्दिद मकामात पर झीलों और तालाबों का मंजर पेश करता है। इधर के जो लोग हैं ना, गवर्नमेंट वाले जिसके जिम्मे ये रोड है, उसको चाहिए कि ये गड्ढे में अगर बना नहीं सकते हैं ना तो थोड़ा मटेरियल तो डालना है। रोड की खस्ता हाली की वजह से सिसकते तड़पते मरीज भी रास्ते में ही जान की बाजी हार देते हैं और इसी वजह से रोजाना औसतन 15 से 20 ट्रैफिक हादसात होते हैं। जी नाज़रीन, आपने ये देखी है रिपोर्ट जो सूरत हाल है उस रोड की, और उसके फुटेज में आपने मनाज़र भी देखे हैं। सजाद तरीन साहब, एक तवील अरसे से मुतालबा है और एक नहीं, आप ये देखें कि मियाँ वाली से लेकर भक्कर, लैया और फिर बहुत से छोटे बड़े शहर होते हुए मुल्तान तक, और फिर ये सिंध से ये शारा मिला रही है। यानी हम ये कह सकते हैं KP के पंजाब और सिंध को मिलाने वाली ये शारा है, जो ना तो दो रोया है और दो रोया तो चले नहीं है, लेकिन जो सूरत हाल है रोड की वो आपने जैसे मुलाहिजा की है। इस पर क्या दुआई दें? लोग मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं, आपको हमें कॉल्स आ रही हैं। ये इसको MM रोड कहते हैं आमतौर पर, और इस पर मुझे कई दफ़ा सफ़र करने का भी इत्तफाक हुआ है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। आप यकीन मारें कि नेशनल हाईवे में जो करप्शन है उस करप्शन पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा, और ये रोड उसी तरह पड़ा हुआ है। इस पर बहुत ज़्यादा बच्चे, आपको याद होगा मेरा ख्याल है कुछ 6 महीने पहले की बात है, एक पूरा स्कूल की जो बच्चियाँ बैठी थी और उसमें जो रक्षा था उस पर आके वैन टकरा गई और वो वहाँ पर मतलब जो है ना बच्चे फौत हो गए। कई दफ़ा ऐसी सूरत हाल हो गई, लेकिन कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जनूबी पंजाब से तल्लुक़ रखने वाले एक जर्नलिस्ट ने प्राइम मिनिस्टर के सामने ये मुतालबा किया कि जनाब वो रोड तो डबल कर दें, उस रोड तो बनवा दें, लेकिन कोई नहीं सुनता। निगार खाने में तूती की आवाज़ कोई नहीं सुनता। मुराद सईद साहब के ऑफिस से मुझे कहा जाता है कि जी आप नेशनल हाईवे पे जो प्रोग्राम करें हमारे मुतलका बंदे को कहा करें जिसके बारे में आप गुफ्तगू करें ताकि वो जवाब दे। मैंने अभी प्रोग्राम के दौरान ही टेलीफोन कॉल की उनके GM लाहौर को, तो उन्होंने कहा जी मैं इस पर जवाब नहीं दे सकता क्योंकि सूरत हाल ये है। क्या मैं उनसे बात कर रहा था। आप ये देखें कि नेशनल हाईवे में जो करप्शन है एक, और ये जो लोग जैली सर्टिफिकेटों पे भर्ती हुए हैं, मतलब इफ्तिखार साजिद साहब के बारे में आप
आप अगले हफ्ते हम एक रखे प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम करेंगे कि वो जब भर्ती हुई उन्होंने जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया वो क्या था, फिर वो लोकल गवर्नमेंट से जब नेशनल हाईवे में आए तो उनकी प्रॉपर्टी उस वक्त क्या थी और अब क्या है, टावर्स जो हैं और एक दो टावर्स जो बन रहे हैं, एक टावर्स है बहरिया लाहौर में IBM टावर्स है, वो क्या है, उसमें क्या चीज़ें चल रही हैं, नेशनल हाईवे में बाकी क्या चीज़ें हैं, कौन कौन उस टावर में है, किस किस का रिश्तेदार मुलव्वस है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। अगले हफ्ते हम एक प्रोग्राम करेंगे कि नेशनल हाईवे पे, अभी हम बात ये कर रहे थे, ये देखें ये पूरा जनूबी पंजाब की महरूमी है जी, ये जो रोड है, और इस रोड की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। मियांवाली से शुरू हो रहा है, हमारे वज़ीर आज़म का ताल्लुक मियांवाली से, और ये सारा हल्का जो है ना, सारा हल्का जी, और मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, और बदकिस्मती से कि नेशनल हाईवे वाले खुद भी कोई तवज्जो नहीं दे रहे, ना उनके मुराद, वैसे मुराद सही सब आसमान ज़मीन के कलाबे मिलाते हैं, लेकिन इस तरफ कोई नहीं दे रहा है, हलाकती हो रही है। अभी आपने सुना ना, वो जो हमारे नुमाइंदे उनसे बात कर रहे थे, तो वो एक ट्रक ड्राइवर ये कह रहा था कि यार अगर ठीक नहीं करते तो खड्डों में मिट्टी कम अज़ कम डाल दें, उनको ही बराबर कर दें। ये बड़ा जुल्म है हमारे साथ, ये जनूबी पंजाब के अवाम के साथ जुल्म है, हमारे साथ महरूमी है, और एक हमें कोई वसाइल नहीं है, हमारे वसाइल लूटे जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरफ हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। अगले हफ्ते हम इंशाल्लाह एक प्रोग्राम करेंगे जो नेशनल हाईवे के पूरा हवाले से पूरा प्रोग्राम होगा, इस पर हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। बिलखसूस वज़ीर आला पंजाब जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से भी है, इस रोड से जुड़ा हुआ है, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और दीगर जो मवासलात के वज़ीर हैं उनको तवज्जो देनी चाहिए। हम इसका फॉलोअप करते रहेंगे। एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।